आज की क्लास से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जेई में से मिलता है जो मैं आप पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। आइए, एज वेल एज नीट में भी मिलता है। बोर्ड्स में शायद इसके लेवल पे स्कूल में क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, लेकिन हम जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो एक तरीके से कंक्लूजन है चैप्टर का। पूरा चैप्टर जो हमने पढ़ लिया उसको कंक्लूड करते हैं, सिंपल भाषा में करना चालू करते हैं। आइए, तो हमने कहा भाई साहब पहला हेडिंग डालेंगे आप, केटीजी क्या है, व्हाट इज केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आखिर सच में ये क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो बेटा हुआ क्या, कुछ टाइमलाइन समझना। 1873 में, किस समय, 1873 में 1873 में एक बंदा था जिसका नाम था रिचर्ड फिनमैन। कई लोगों ने नाम सुने होंगे केमिस्ट्री वगैरह में, नहीं सुने तो कोई बात नहीं, मैं लिखवाऊंगा इन सब के बारे में। 1863 में पहली बार केटीजी नहीं आया। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, केटीजी इज मॉडर्न थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत 1873 में रिचर्ड फिनमैन ने करी, जहां पर रिचर्ड फिनमैन ने एक बहुत सिंपल स्टेटमेंट दिए कि भाई दुनिया में जो कुछ बना है मैटर के रूप में बना है, और मैटर की 3 कैटेगरीज हैं, और उनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा सॉलिड्स में, फिर लिक्विड में, सबसे कम गैसेस में होता है। यहीं पर रिचर्ड फिनमैन के इस प्रपोजल के बाद 2 बंदे थे, नाम पता होंगे, मैं बता चुका हूं, जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो इफ आई से व्हाट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इट इज दी थर्मोडायनेमिक्स। ये थर्मोडायनेमिक्स ही है, थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन किस लेवल पे, मॉलिक्यूल के लेवल पे, कि मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, 3/2 kBT। तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या है, तो थर्मोडायनेमिक्स एट माइक्रो लेवल है। ये क्या है, ये माइक्रो लेवल पर, माइक्रो लेवल पे व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ गैस, उसको डिफाइन करने के लिए हमने केटीजी पढ़ी। बट केटीजी बेटा बहुत समय बाद आया, मतलब अगर मैं बोलूं आपसे तो 1873 में पहली बार इक्वेशंस आना चालू हुई, बॉयल्स लॉ सबसे पहले आया। हम इसके बारे में धीमे धीमे बात करते हैं, सबके बारे में। हुआ क्या, आप थोड़े समय बाद क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे इस चैप्टर के, आज ही शायद शुरू कर दूंगा मैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। और केटीजी में बस इतना सा अंतर है बेटा कि जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो हम 3 चीजों के बारे में पढ़ते हैं, गैस ने कितना वर्क किया या कितना वर्क हुआ उस पर। फिर हम पढ़ते हैं गैस की इंटरनल एनर्जी क्या है, एज अ होल गैस की इंटरनल एनर्जी क्या है, और हीट ली दी क्या किया उसने, इतना ही है। लेकिन वो हीट को मेजर करना या इंटरनल एनर्जी को मेजर करने के लिए जो हम पैरामीटर यूज करते हैं वो एक थर्मामीटर मेजर करते हैं। थर्मामीटर जो टेम्परेचर दिखाता है उस हिसाब से हम बोलते हैं हाँ भाई इस गैस का टेम्परेचर इतना इतना है। तो दैट इज मैक्रो लेवल। थर्मोडायनेमिक्स जो सही में आप पढ़ोगे, माइक्रो होता है एकदम बेस ग्रास रूट लेवल पे क्या हो रहा है, और मैक्रो होता है कि सिस्टम को होल सोल देख करके आप क्या बोल सकते हो। चाय को देख के बोला हाँ चाय गर्म है, एज कंपेयर टू द इन्वायरमेंट चाय इज गर्म। कई बार होता है लोग बोलते हैं चाय ठंडी हो गई, बोलते हैं ना चाय ठंडी हो गई। अब ठंडी मतलब क्या, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 20 डिग्री है अगर, तो क्या चाय का टेम्परेचर 20 से तक कम हो सकता है, नहीं 10 हो जाए, ठंडी हो गई। उसके लिए हमारे को क्या किसकी जरूरत होती है ठंडा करने के लिए, रेफ्रिजरेटर। तो बेटा हाई से लो आना सही है, बट लो से और लो या बिलो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जाना पॉसिबल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, हम इन सब के बारे में आज बात करेंगे एट द एंड ऑफ द क्लास। तो हम जब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के माइक्रो लेवल की, यानी मॉलिक्यूल के लेवल पे क्या हो रहा है, तब हम पढ़ते हैं कि माइक्रो मतलब मॉलिक्यूल के लेवल पे उसकी एनर्जी कितनी है, उसका प्रेशर कितना है, उसका मोमेंटम ट्रांसफर कितना है, वगैरह 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 वगैरह। लेकिन 1873 में मैक्सवेल एंड, याद करो नाम बताया था मैंने, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन, ये 2 बंदे ऐसे थे जिन्होंने सबसे ज्यादा इवोल्यूशन किया आपके इस थर्मोडायनेमिक्स की अंडरस्टैंडिंग या कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1873 में पहला लॉ जो आएगा वो कौन सा आएगा, बॉयल्स लॉ। लेकिन उसके पहले समझना, सबसे पहले रिचर्ड फिनमैन की एक बात हमें याद रखनी है, क्या लिखना है छोटा सा। रिचर्ड फिनमैन ने पहली बार 1873 में यह प्रपोज किया कि ऑल मॉलिक्यूल्स, दुनिया के सारे मॉलिक्यूल, चाहे वो सॉलिड के हो, चाहे वो लिक्विड के हो, और चाहे वो गैस के हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द, एक मिनट जाना, हेलो, हाँ तो देवे यार, कहां पर हो, उन्हीं को देना है भैया, सोहम डॉटर स्कूल में ही देना है। हाँ अंदर देना, भाई बैठा होगा, सूरज बैठा होगा मेरा, ठीक।
सूरज सूरज बैठे होंगे, दे दिए उनको। ठीक। तो क्या हुआ, पहला पॉइंट क्या लिखा आपने, रिचर्ड फिनमैन की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी ये रही कि भैया चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उसके मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। क्या लिखा आपने, इन 1873 रिचर्ड फिनमैन कॉइंड मतलब पहली बार कोई स्टेटमेंट आता है जब, रिचर्ड फिनमैन कॉइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ Richard Feynman coined the concept of Brownian movement ना, क्या मूवमेंट बोलते हैं Brownian motion. Richard Feynman coined the concept of Brownian motion. ये क्या होता है क्या है ब्राउनियन मोशन? भैया कुछ नहीं है, आप सॉलिड पकड़िए, सॉलिड, अरे भाई आयरन हो, हाँ सर, तुम्हारे मॉलिक्यूल्स, सर हम भी हिल रहे हैं, हम सब हिल रहे हैं, सबके सब हिल रहे हैं। हाँ भाई वाटर, हम भी हिल रहे हैं, हम थोड़ा ज्यादा हिल रहे हैं। और भैया जी गैस, हम भी हिल रहे हैं, हम बहुत हिल रहे हैं। हर पार्टिकल एक रैंडम मोशन एग्जिबिट कर रहा होता है। सबसे ज्यादा मोशन कौन से कर रहे होंगे? ऑब्वियसली इन तीनों में से गैसेस। तो हमने कहा as gases have what? Lowest intermolecular forces. The particles of gas have largest movement. और जब ये कहानी आई ना कि यार फिनमैन बोल रहे हैं हाँ सब लोग मूव करते हैं, लोगों बोला सॉलिड में भी मूव करते हैं, हाँ करते हैं, कितना, बहुत थोड़ा। लेकिन गैस में बात की गई तो यहां पर कोई बंदा आए और बगल में यहां पर परफ्यूम लगा के बैठ जाए तो पूरा कमरा महक जाता है। महक आती है ना, क्यों? वो हम बाद में बढ़ेंगे, दैट इज डिफ्यूजन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वो गैस के वो जो भी परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करा रहे हैं। तो ये कहानी जो है वो बहुत क्लैरिटी समझ में आती है कि भैया मूवमेंट हो रहा है, और सबसे ज्यादा मूवमेंट किस पे था? गैसेस पे। तो लोगों ने सबसे ज्यादा मूवमेंट किसका पढ़ना चालू किया? गैसेस का। और लोग आए, बहुत सारे लोग आए। लेकिन यहां पर टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट। ये प्रोसेस या ये कॉन्सेप्ट कॉइन किया गया 1873 में। सबसे पहला गैस लॉ लिखिए, द फर्स्ट गैस लॉ जो आपके सामने आया वो कौन सा था? एक मिनट, बिफोर वी गो इनटू द फर्स्ट गैस लॉ एक और बात कर लेते हैं। याद रखिए, इन गैसेस देयर आर टू कॉन्सेप्ट। पहला कहलाता है आपका मीन फ्री पाथ, एक ये होता है, और दूसरा आता है मीन रिलैक्सेशन टाइम। है बेटा, दो होते हैं। हमने कहा ये क्या है? ये क्लासिकली केवल गैसेस में ज्यादा के ज्यादा एग्रेसिव है सब में, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें अवेलेबिलिटी है इनकी? सबसे ज्यादा इनकी जो मेजरमेंट पॉसिबल है वो किसमें है? गैसेस में। अब होता क्या है, इन दोनों के बारे में सुनते हैं। तो हमने लोगों से पूछा क्या हो गया भाई, ये जो फिनमैन अंकल मुंह फाड़ दिए हैं उससे गैसेस को क्या फर्क पड़ गया? तो हमने कहा देखो सर, गैस का एक मॉलिक्यूल, अब आखिर एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। चलो मान लेते हैं एक और मॉलिक्यूल, और मान लेते हैं ऐसे बहुत सारे और मॉलिक्यूल, कोई दिक्कत तो नहीं, एंड वो रैंडम मोशन है। तो भैया गैस के मॉलिक्यूल ने अबे बोला भैया दो है बहुत सारे? बोले बहुत सारे मॉलिक्यूल है। हमने केवल एक गैस के बारे में बात करी चलेगा? बोले हाँ जी, इनके बारे में बात करते हैं। भैया इधर आओ, तुम इधर आओ, और तुमको तुम्हारे बारे में बात करना है, तुम येलो हो जाओ। भैया इनको येलो कर दिया गया, इनके बारे में बात करते हैं। इनसे पूछा गया भाई क्या चल रहा है? बोला बहुत चल रहा है, ठंडी चल रही, लेकिन एग्जैक्टली इनके साथ क्या चल रहा है? ये मूवमेंट कर रहे हैं। हमने कहा बाकी लोग भी मूव कर रहे हैं? बोले हाँ कर रहे हैं, लेकिन आप उनके बारे में मत पढ़िए, आप हमारे बारे में पढ़ लीजिए। जैसा हम मूवमेंट करेंगे वैसे ही सारे के सारे करेंगे, बिकॉज एवरी गैस मॉलिक्यूल इज आइडेंटिकल, एंड बिकॉज इट इज आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड मास, इट विल ऑल्सो हैव ऑल दी अदर प्रॉपर्टीज एज सिमिलर। हमने भाई तुम क्या कर रहे हो तो बता दो। बोले सर मैं लड़ रहा हूं, मैं भिड़ रहा हूं, मैं लोगों के पास जाता हूं और टकरा के आता हूं। हमने कहा ऐसे टकराव कितने हो रहे हैं? सर बहुत सारे। पहले मैं ऐसे लड़ता हूं, अबे यार पहले मैं ऐसे लड़ता हूं, अच्छा फिर मैं ऐसे लड़ता हूं,
फिर मैं ऐसे लड़ता हूं, फिर मैं ऐसे लड़ता हूं, फिर मैं ऐसे लड़ता हूं, फिर मैं ऐसे लड़ता हूं, और मैं लड़ता है तो भाई साहब लगातार। मैं अच्छा ठीक है, लगातार लड़ रहे हो तो भैया जी ये जो बाकी लोग बैठे हैं ये तुम्हारे रुके हुए हैं क्या तुम्हारी जगह पे, क्या आओ हमसे लड़ जाओ। अज्यूम कर लीजिए आप मेरे बारे में पढ़ रहे हैं, यानी बाकी रुके हुए। बहुत भयंकर अजम्पशन है। मतलब यहां पे वो बात हुई तो गोलियां आपस में, एक गोली मैं मारी, एक गोली शिष्य ने मारी, और भैया उनकी लड़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, एक्सट्रीमली कम। इस कमरे में तुम सब लोग मेरे पर गोली चलाओ और मैं तुम लोग तक गोली चलाऊं, एग्जाम्पल के तौर पे। रैंडम है, दे आर नॉट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ऐसा नहीं कि ये ऐसे जा रहा है वो भी ऐसे आ रहा है। अगर वो दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे होंगे तभी तो वो कोलाइड करेंगे। अबे गैस मॉलिक्यूल है, रैंडम मोशन है, भैया जी सब लोग भयंकर घूम घूम रहे हैं, घूम घूम रहे हैं, घूम घूम रहे हैं, उनका कोलाइड होने के चांसेस नेग्लिजिबल है क्योंकि उनकी स्पीड इतनी ज्यादा है। अब भैया पार्टिकल है पॉइंट साइज, तो उनका भिड़ पाना मुश्किल था। हमने कहा भाई ठीक है अज्यूम कर लो ना, भिड़ गए, ये सब अज्यूम चल रहा है। लेकिन दो इंपॉर्टेंट बातें बोली कि अगर मैं टहल रहा हूं बाकी मान लो रुके हुए हैं तो ये वैसा वर्षा हो जाएगा, कभी मैं रुका हूं कोई और मुझ पे आके लड़ रहा होगा, तो एजम्पशन वैलिड है कहीं ना कहीं। अब हुआ हमने कहा भाई इसका मतलब है तुम लोगों से लड़ रहे हो तो तुम कुछ ट्रैवल करते हो पाथ। बोला सर पहला कोलिजन में मैंने पाथ ट्रैवल किया λ1, अच्छा जी। दूसरे में सर λ2, तीसरे में सर λ3, चौथे में सर λ4, λ5, λ6 डॉट 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 डॉट। तो व्हाट इज लैम्डा? इट इज द फ्री पाथ, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन को हमने क्या बोला? फ्री पाथ। और इन सारे पाथ्स का मीन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? मीन फ्री पाथ। समझो बेटा, अगर ये दूरी लेट से एग्जांपल के तौर पे 1 मीटर आ रही है तो हर बार 1 मीटर आएगी? रैंडम है भाई, कहीं 1 मीटर होगा, कहीं 0.51 हो सकता है, कहीं 0.8 हो सकता है, कहीं 0.6 हो सकता है। तो होलिस्टिक वे में हमने कहा मीन पढ़ना ज्यादा सही है। जब स्टैटिस्टिक्स ज्यादा होता है ना बेटा, जब नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा होते हैं, सबको पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। हमने कहा भैया एक को पढ़ रहे हैं और एक का जो पढ़ेंगे उसका मीन निकाल लेंगे। तो मीन फ्री पाथ क्या है? इट इज द मीन ऑफ ऑल द फ्री पाथ्स। व्हाट इज फ्री पाथ? It is the distance traveled by a gas molecule between two successive collisions. It is denoted by lambda n, यानी lambda 1 हुआ तो 1 हो जाएगा, 2 हुआ तो 2 हो जाएगा, 3 हुआ तो 3 हो जाएगा। तो फ्री पाथ समझ में आया कि नहीं आया भाई? और बहुत मस्त बात है, ये सारे जो येलो पार्टिकल है ये गजनी है। आमिर खान थोड़ी सेकेंड बाद बोलते हैं मैं इस समय मेरे पास स्पीड है v। हाँ है, बढ़िया है। मेरी मास है ये फलाना ढमका है, मतलब मेरी स्पीड के बारे में बात कर लो। मैं जब जाता हूं दौड़ते हुए लड़ता हूं भड़ाक, भूल जाता हूं, सब कुछ भूल जाता हूं। कहां से आया मुझे नहीं पता, किधर जाना है मुझे नहीं पता। जब मैं लड़ता हूं तो मैं रीस्टार्ट कर देता हूं, अपना पूरा खेल जीरो। तो भाई साहब जैसे ही मेरा कोलिजन होगा आई विल हैव नो इंफॉर्मेशन ऑफ वॉट एवर हैपेंड विद मी बिफोर दैट। इसीलिए गजनी क्या है जी? ये गजनी अंकल। तो इसने हमने कहा अच्छा हर कोलिजन के बाद तुम्हारी स्पीड सर जीरो जाती है। मैं लड़ लिया ना, जैसे लड़ लिया भड़ाक, स्पीड जीरो। फिर मैं एक्सीलरेट होता हूं, फिर मैं जाता हूं, वगैरह 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 करता रहता हूं। तो सब हम चीजें लिखेंगे कि भाई पहला पॉइंट क्या लिखा हमने, लिखिए मीन फ्री पाथ। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज मीन फ्री पाथ, गारंटीड क्वेश्चन आएगा स्कूल के एग्जाम में। लिखिए द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन the average distance between two successive collisions, the average distance between two successive collisions is known as mean free path, is known as mean free path. Clearly इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा एम से, एंड क्लियरली इट इज लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे मान लो n कोलिजन्स हैं डिवाइड बाय n। समझ आ गया मेरे बच्चों को? अब इस मीन फ्री पाथ में कुछ समय लग रहा होगा, बोलो ऐसा नो। तो भैया इनकी जिंदगी बड़ी बर्बाद है येलो वाले की, हर जगह लड़ते आ रहे हैं बड़ा 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 बड़ा। तो इनसे पूछा गया भाई तुम्हारा रिलैक्सेशन कब होता है, तुम आराम से कब रहते हो? सर मैं आराम से तब रहता हूं जब एक कोलिजन हो चुका होता है और जब दूसरा कोलिजन होने वाला होता है, उसके बीच में जो मेरी जिंदगी है मस्त रहती है, मैं किसी से लड़ नहीं रहता हूं, आराम से टहल रहा होता हूं। तो व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? रिलैक्स कर रहा है भाई साहब। आई एम नॉट हैविंग एनी कोलिजन ड्यूरिंग दिस टाइम। बेसिकली इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू
सक्सेसिव कोलिजन, बट क्योंकि मीन फ्री पाथ डिस्टेंस अलग अलग है तो टाइम भी अलग अलग होगा, इसलिए हमने कहा मान लो इसका टाइम टाउ 1 है, इसको टाउ बोलते हैं, टाउ 1, इसका टाउ टाउ 2, टाउ 3, ये टाइम है बेटा, लेकिन बस ये लिखने का तरीका है, टाउ 4, टाउ 5, टाउ 6 एंड सो ऑन। तो व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? क्या लिखा अंग्रेजी, दी वर्ड लिखिए, पहले लिखिए रिलैक्सेशन टाइम, फिर हम एवरेज करेंगे, ठीक है। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? The time interval between two successive collisions. The time interval between two successive collisions is known as relaxation time. Is known as relaxation time. Full stop लगा के. The average relaxation time is known as mean relaxation time. The average relaxation time is known as mean relaxation time. बोलो जी, ठीक है जी। तो रिचर्ड फिनमैन से पूछा गया तुम्हारे पास ये बुद्धि आई कहां से, तुमने ये 1863 में ये जो बकवास करी और मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन को आपने ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो बता दिया, इन्होंने मुंह फाड़ दिया, बाकी जाकर के 10 तो मैंने बताया, 20 करके अजम्पशन कर दिए और एक नई थ्योरी को जन्म दिया। 1873 वाज द न्यू थ्योरी। 1873 वो समय था जहां थर्मोडायनेमिक्स में केटीजी का जन्म हुआ। इसके पहले केटीजी नहीं पढ़ी जाती थी। इसके पहले 3 इंपॉर्टेंट लॉस पढ़े जाते थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। ये 3 लॉ इससे पहले आए। रिचर्ड फिनमैन ने कहा इन्हीं के लॉस को पढ़ने के बाद मेरे को ये समझ में आया कि भैया यहां पर ना इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन थोड़ा कम है, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स तो हिल रहे हैं। जब मैं और एनालाइज करने गया तो लिक्विड के मॉलिक्यूल हिल रहे थे और सॉलिड के मॉलिक्यूल भी हिल रहे थे, और मैंने तब ये थ्योरी प्रपोज करी। हमने कहा तो फिर क्या किया, मेरी थ्योरी लेकर के मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने बहुत सारे असम्पशन लेते हुए एक जबरदस्त फॉर्मूला ड्राइव किया जिसका नाम था 1/3 mn/v RMS का VRMS का स्क्वायर। ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जिस पर केटीजी टिकी है। हमने कहा तो भैया ये जो तुम्हारा फ्लैशबैक में पिक्चर में होता है ना, चलो लेट्स गो टू 1661। 1873 समझ में आ गया क्या हो रहा है। 1873 इज द एरा ऑफ केटीजी। लोगों ने पूछा केटीजी तो इन लोगों ने निकाल दी, लेकिन ये केटीजी, ये मोशन, ये गैसेस का बिहेवियर आपको कैसे पता चला? बोला हमसे पहले 3 लोग आ चुके हैं और 3 ही मेन लॉज है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। तो जो कुछ हम प्रपोज कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। वो सही कैसे होना चाहिए? उन 3 लॉज को प्रूव करते रहना चाहिए। अगर वो 3 लॉज वो प्रूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब कांड हो गया है और हमारी थ्योरी गलत हो चुकी है। और ये जो थ्योरी है वो 1661 से शुरू होती है जब बॉयल्स लॉ आता है। तो इस केटीजी को, जो ये फॉर्मूला है, इसको बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस ऑन द बेसिक्स प्रूव करना ही होगा। यानी इससे हमें वो चीज सेटिस्फाई करनी ही होंगी। तो अंग्रेजी लिखते हैं, लिखिए क्या बोल रहा है, और भी है, और लॉज भी हैं, लेकिन मैं 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी लिखवा सब दूंगा। तो क्या बोल क्या रहा है, प्रूफ तो हो ही चुकी है, हाँ, लेकिन मजबूरी है, करनी पड़ेगी यहां पर। हाँ, अजम्पशन मेड बाय केटीजी। नहीं, इसमें कर रहा है, ऑब्वियसली हम पढ़ नहीं पाते, इसलिए तो हमने यहां पे क्या पढ़ रखा है केटीजी में बेटा आइडियल गैस के बारे में पढ़ा। बॉयल्स लॉ भी आइडियल गैस के लिए है, लेकिन बॉयल्स भैया बंदा तेज था, चार्ल्स ही बंदा बहुत तेज था। वो बात अलग है, इन दोनों के लॉज के बीच में कुछ 70 साल का अंतर है, और इस 70 साल में लोगों ने बहुत इवोल्यूशन किया। मैं समझाता हूं कैसे हमें आइडियल गैस और रियल गैस के बीच में डिफरेंस पता चला। कैसे पता चला कि आज एयर भी एक आइडियल गैस है, कोई नहीं जानता। अगर मैं बोलूं एयर आइडियल गैस है, क्या एयर आइडियल गैस है कि नहीं है? यस, एट रूम टेम्परेचर एयर इज आइडियल गैस। बट आखिर ये स्टेटमेंट जब मैं दे रहा हूं तो उसके पीछे की कहानी क्या है? सर जी केटीजी डिराइव कर लिया हमने, हमको फॉर्मूला पता चल गया। भैया रिचर्ड फिनमैन ने जो बोला उसके हिसाब से केटीजी का डेविएशन हो गया, बिकॉज रिचर्ड फिनमैन के हिसाब से मॉलिक्यूल्स घूमते हैं, हिलते हैं। तो इन लोगों ने, मैक्सवेल और
बोल्ट्जमैन ने वही हिलना डुलना मिला करके बहुत सारे मैथमेटिक्स, बहुत सारे एजम्पशन लगा करके एक मैथ्स का फॉर्मूला आपकी तरफ दे दिया। हमने बोला यार लेकिन एसेंस कहाँ है? ये जो केटीजी फॉर्मूला है वो क्या हर गैस के लिए एप्लीकेबल है? हमने कहा वैसे तो है आइडियल गैस के लिए। हमने कहा आइडियल गैस के अलावा कोई गैस होती है? होती है, रियल गैस होती है। और बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ मेरा पढ़ाने का कारण ये है कि मैं पहली बार आपको रूबरू कराऊं किससे, इनको रियल गैस में कैसे बिहेव करती हैं। इक्वेशंस आइडियल गैस में सबको याद है, बट वो रियल गैस में आखिर अंतर क्या आता है वो समझना बहुत जरूरी है। जेई हर साल क्वेश्चन देता है आपको केवल और केवल रियल गैस और आइडियल गैस के बीच में रिलेशन का। अगर वो रिलेशन ही नहीं पता आपको तो आप जय श्री राम बोल दोगे, क्वेश्चन आपको आएगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप, पहला स्टार्टिंग शुरू होता है गैस लॉस का। पहला गैस लॉ कौन सा आता है? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ स्पेलिंग सही है? सही है। बॉयल्स लॉ आया 1661 में। बॉयल्स लॉ कब आया? 1661 में। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, ये सारे लॉस इवेंचुअली थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस बन जाएंगे। सारे लॉस, सारे लॉस क्या बन जाएंगे? थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस। तो समझना है, पहला लॉ ये बोलता है अगर कांस्टेंट टेम्परेचर हो, क्या हो? कांस्टेंट टेम्परेचर पर, इसने कहा कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो प्रेशर है और जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है वो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अंग्रेजी में लिखवा दूं क्या? याद है सबको? याद है? बताओ जरा, बोलो व्हाट इज बॉयल्स लॉ। बोल, तूने बोला शिवांश? बोल भाई, किसने बोला? हाँ बता। यही था? क्या था? बताइए जल्दी बताइए। मैं छप्पड़ मानो साले, रोक लो रोक लो। अभी आज जरा 10th की क्लास कितने घंटे हुई बताना जरा? 10 से 5 हुई थी। चाहते मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूं? वो तो थी, उसके बाद जाने नहीं देना इनको। शाम को 5 बजे छोड़ा, आधे घंटे तो लेट गया हमको जाना था भैया। तो ऐसा होगा तुम्हारे साथ भी, करना पड़ेगा, तुम लोग पढ़ते नहीं हो साले, है ना रिया? करना पड़ेगा ना। रिया बोली नहीं मेरे ये 10th वाले साले करने ला रहे, नहीं नहीं हमें नहीं रुकना। तू भी करने ला रही? हाँ, कहना मत, हिम्मत नहीं करना। तो हमने कहा भाई साहब लिखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वैसे उसने वॉल्यूम के बारे में बात की तो हमें वॉल्यूम के बारे में बात करनी चाहिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature the volume of the gas is inversely proportional to pressure। हमने कहा अच्छा जरा ग्राफ बना दो इसका। तो लोगों ने कहा ग्राफ में क्या टेंशन है, क्या इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूं? ध्यान दो, क्या मैं बोलता हूं पीवी प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट? बोलो यस और नो। तो क्या पीवी बराबर कांस्टेंट इज द इक्वेशन ऑफ बॉयल्स लॉ? यानी किसी प्रोसेस की भी इक्वेशन होती है। अबे कांस्टेंट टेम्परेचर कौन होता है? आइसोथर्मल। तो बॉयल्स लॉ आइसोथर्मल प्रोसेस को डिफाइन करता है और कुछ नहीं। हमने कहा लेकिन भैया इन्होंने ग्राफ नहीं बनाया। बोले बनाया था यार, बनाया था, ऐसे गुस्सा मत होइए। तो भैया जी इस बंदे ने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाया, सुनना मजा आएगा। अगर आप इक्वेशन देखें और आपको बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ी थोड़ी आती हो तो आप जानते हैं इस ग्राफ के नाम क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब हमने कहा बनाओ, लो बना दिया। लो भैया क्या टेंशन ले रहे हो, 3 ग्राफ आ गए, देखो भैया अच्छा नहीं लगा। एक ग्राफ, 2 ग्राफ, 3 ग्राफ। हमने ये 3-3 काहे बना रहे हो? काहे बना रहे हो? हमने कहा अलग अलग टेम्परेचर के ग्राफ है जी, अलग अलग टेम्परेचर के ग्राफ। तो हमने कहा ये मान लो ये टेम्परेचर T1 पे बनाया, आइसोथर्मल है ना भाई, तो टेम्परेचर T1 है। हमने कहा अच्छा टेम्परेचर T2 पे बनाया। हमने कहा हाँ सर एकदम सही बोल रहे हो आप। और हमने कहा भैया टेम्परेचर T3 पे बनाया। जेई मेंस 2023 में क्वेश्चन आया, बता रहा हूं क्योंकि अब तुम्हें क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, फील आना चाहिए और प्लीज ट्राई भी कीजिएगा। क्या हो गया? इतने सारे दीपका वो कुछ होगा, ग्लिच हो गया होगा। दीपका के इतने सारे नंबर तो है नहीं, देखा ना? अबे दीपका 3 बार कैसे? 4 बार।
ये कुछ बग है, बग, कोई दिक्कत नहीं। दीपिका 4 बार बैठी है, एक आंख से, एक आंख से, एक नाक से, एक मुंह से, ठीक है बिटिया। तू आ जाए, कब आएगी ऑनलाइन ऑफलाइन? अरे अभी तो इन दोनों को मैंने फ्री तीन क्लास थी ना, अगर इन्हें आगे ज्वाइन करना हो तो बात करेंगे, ठीक है। हाँ आज भी, ठीक है। तो लगी है। अभी क्या हुआ? तो भैया पी बराबर कांस्टेंट, तीन टेम्परेचर लाइन बन गई। जेई ने पूछा कौन सा टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, T1 की T3? T2 तो खला बीच में, बताइए। ऑप्शन नंबर 1 था T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। ऑप्शन नंबर 2 था T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। ऑप्शन नंबर 3 कुछ भी कर लो, गंदे में लो, T1 बराबर T2 बराबर T3। और चौथा T1 बराबर T2 लेस देन T3। मतलब देख के डर लग जाए दोनों को, नीचे वाले। बताइए कौन सा सही है और काहे? कौन सा आंसर सही है? रेक्टेंगुलर, ठीक बोली बिटिया। कौन सा आंसर सही है? और बताइए जेई मेंस 2023 जनवरी। बेटा तुम बताओ, कुछ तो पढ़ लिया तुमने दो दिन। तेरा नाम क्या बच्चे? अंश कुमार। तेरा नाम? जी राणा। बताओ भाई, राणा जी बताइए कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है? पहला सही है। काहे? क्या बात? हाँ जी। इस लाइन पर कौन सा प्रोसेस फॉलो होगा? आइसोकोरिक। ये क्या होता है? वॉल्यूम इस लाइन पर क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है कि नहीं है? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हमने कहा अच्छा, जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा। तो बताओ सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है? T3 है कि T2 है कि T1 है? सबसे ज्यादा प्रेशर किसका है? तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो प्रेशर ज्यादा है तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, एंड देयरफॉर ये तेरा आंसर है। समझ आया? सबको आया? सबको आया? फिर से एक और बार, दीज आर रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास। ये कैसे हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास। लेकिन बेटा ये आइसोथर्मल यानी कांस्टेंट टेम्परेचर के कर्व है। ये याद रखना, जितना ज्यादा, अभी अभी जब मैं इसके बाद रियल गैस की इक्वेशन बनाऊंगा ऐसी पर, ये किसकी इक्वेशन है? आइडियल। ये सारी किसकी हैं? जब लाइन येलो कलर की हो तो कैसी है? आइडियल गैस। कौन सी है? आइडियल गैस। हमने कहा अच्छा जी, सही बोल रहे हैं जी। अरे जी एक बात सुनिए जी, अगर आपसे पूछा जाए टेम्परेचर ज्यादा कौन सा है, तो टेम्परेचर ऊपर वाला ज्यादा होता है, नीचे वाला कम होता है। लेकिन कैसे पता चला? हम एक लाइन खींच लें, बहुत सिंपल सी लाइन। हमने कहा भाई इधर आओ, आगे सर। इस लाइन पर मुझे बताओ, इस लाइन पर वॉल्यूम क्या है? इस लाइन पे हर जगह वॉल्यूम सेम है ना? आगे जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, पीछे जाएगा तो वॉल्यूम। तुमने कहा भाई इस लाइन पे तो वॉल्यूम सारे के सारे बराबर है। हमने हाँ, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो जाए तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है? पीवी बराबर एनआरटी। बोलो यार बेटा, पीवी बराबर एनआरटी बोलती है। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो क्या प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बोलना पड़ेगा। हमने अच्छा, तो जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर किसका ज्यादा है? प्रेशर T1, फिर T2 का, फिर T3 का। ये ऑप्शन है, खत्म। ठीक है, शॉर्ट बना रखी मैंने फालतू से, लेकिन तो समझो ये ऑब्वियसली इतना इजी क्वेश्चन है। लेकिन हुआ क्या, अगर ये क्वेश्चन आपसे अलग तरीके से पूछा जाए, जैसे मैं पूछूंगा, हटा दो, अब सुनना, ये थी आपकी कौन? आइडियल गैस। हमने रियल गैस को भी प्लॉट किया और टेम्परेचर सेम रखा। पहले T3 का प्लॉट किया। किसका प्लॉट किया? पहले T3 का। तो T3 अंकल बोले मैं ये हूं। हमने अच्छा ठीक है, ज्यादा अच्छा नहीं लगा। और T3 अंकल बोले मैं ये हूं, चलेगा? T2 अंकल बोले मैं ये हूं, मैं ठीक है। T1 अंकल बोले मैं जो हूं ना, ये हूं, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर तुम नोटिस करो तो जब टेम्परेचर कम था
तो आइडियल गैस और रियल गैस अलग अलग तरीके से बिहेव कर रही थी, ग्राफ बता रहा है ये चीज। दे शुड हैव बीन एग्जैक्टली सेम, लेकिन जब टेम्परेचर कम था तो आइडियल गैस एंड रियल गैस में डेविएशन ज्यादा था उनके नेचर में। जैसे 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 आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे 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 क्या होता है, आइडियल और रियल क्लोज आती जाएंगी, उनका नेचर उनका बिहेवियर सेम होता जाएगा। एंड दिस इज अ वेरी क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग। समझ में आया क्या बोलना चाहता हूं? यानी कोई सी भी गैस जो रियली क्यों ना हो, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो भी आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगी। समझ आया? बल्कि अगर हम एक और ग्राफ बनाते और हम बोलते कि ये हमारी एक और इक्वेशन आ गई किसी और टेम्परेचर पर, और अगर मैं आपसे बोलूं टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दो, दिस टेम्परेचर इज वेरी हाई, और तब रियल और आइडियल क्या हो चुकी हैं, अप्रोक्सीमेटली सेम, एकदम ही सेम हो जाती है। तो इस बॉयल्स लॉ के केवल स्टेटमेंट को देखा होगा आपने, जहां तक मुझे लगता है, कभी ये ग्राफ तो नहीं देखे होंगे। कितने लोगों ने देखे हैं, कहीं स्कूल पढ़ाएगा? वेरी गुड, स्कूल बताए, वेरी गुड। कहां ट्यूशन पढ़ लेते? अच्छा, केमिस्ट्री पढ़ाए गए, वेरी गुड। स्टेट्स ऑफ मैटर 11th में शुरुआत में बताए गए होंगे। कब होता है? केमिस्ट्री पढ़ाए गए, बहुत सुंदर। तो हमने कहा भाई ये हमें याद रखना चाहिए, फिजिक्स में तो नहीं पढ़ेगा, पहली बार पढ़ रहे हैं। मैंने केमिस्ट्री पढ़ा था, लिटरली मैंने भी केमिस्ट्री में ही पढ़े थे, लेकिन हमें पता इससे पहले चलता है कि कोई सी भी गैस का टेम्परेचर अगर बढ़ाते जाओ, सुपर हीटेड कर दो, क्या कर दो? सुपर हीटेड। इसको लिखेंगे, कौन सी गैस है ये? सुपर हीटेड स्टेट, सुपर हीटेड। when T naught is very large, real and ideal gas behavior is identical, very close. लिखिए सुपर, लिखिए, बहुत ध्यान से लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसओएम स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा हुआ, जरूर पढ़ा हुआ, एकदम पढ़ा हुआ। तो हमने लिखा इट इज नो, लिखिए ऑल गैस लॉज, चाहे वो बॉयल्स लॉ पढ़े, चाहे चार्ल्स लॉ पढ़े, चाहे एवोगाड्रोस लॉ पढ़े, ऑल गैस लॉज आर एप्लीकेबल टू आइडियल गैस, और ऑल गैस लॉज आर एप्लीकेबल टू आइडियल गैस, आर एप्लीकेबल टू आइडियल गैस। ये जो गैस लॉ है बेटा वो थ्योरेटिकल लॉ है, मेजरली क्या है? थ्योरेटिकल है। और ये ग्राफ जो बनाए गए हैं वो क्या है? एक्सपेरिमेंट के बेस पे। कौन से ग्राफ एक्सपेरिमेंट से बनाए गए हैं? ये गंदे वाले, क्या बोलते हैं, ब्लू वाले, जो भी है मतलब नियॉन, भाई जो तुम बोलना चाहो। तो भैया ये हैं आपके येलो वाले, आपके आइडियल गैस के ग्राफ है, जो कि केवल मैथमेटिक्स से बने हैं। लेकिन जो सच में गैस आप कंटेनर में लेकर के उसका वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर फिक्स करके उसे हीट उसको उस पर प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम जिस तरीके से बिहेव करता है वो आपका एक्सपेरिमेंटल है। तो थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल बहुत पास कब हो रहे हैं? जब टेम्परेचर ऑफ गैस इज वेरी हाई। तो हमने यहां पर एक और स्टेटमेंट लिखा, कंक्लूड करते हुए, कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन है ग्राफ से? कंक्लूजन बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेटा a real gas behaves like ideal gas. A real gas behaves like ideal gas at very high temperature. At very high temperature. बोलो बेटा, हटा दें? आइए, फिर कौन आए? पहले तो आया आपके बॉयल्स लॉ। कब आया था? 1661 में। याद करने की जरूरत नीट वालों को तो है, तुम्हें याद हो जाना चाहिए धीमे धीमे, लेकिन टाइमलाइन देखनी है बस। 1661 में पहली बार आपके साथ बॉयल्स लॉ आया, और मुझे खुद याद नहीं है तो मैं क्या बोलूं। 1783 में कौन आया भैया? भाई साहब, इनसे पूछा गया कितने साल लग गए बे? चार्ल्स लॉ। इसने कहा सर जी देखो हम आ रहे हैं 1783 में, 100 साल से ऊपर लग गए इसको। बॉयल्स लॉ के बाद चार्ल्स लॉ को आने में 100 साल के ऊपर लग चुके हैं, आप नोटिस कीजिए।
ऑब्वियसली उसके बाद पैदा हुआ था ये, लेकिन ये जोरदार लॉ है। अभी आइडियल गैस इक्वेशन आई नहीं है मार्केट में, अभी आइडियल गैस इक्वेशन मार्केट में नहीं आई थी, अभी तो बस कहानियां चल रही थी। इन्होंने कहा भैया देखो बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं, जब आपको 4 स्लॉट की डेट दी जाए तो कितने साल हो गए? 100 साल, 100 साल के ऊपर याद रखिए, केवल 100 साल याद रखिए। तो इसने कहा भैया बोलना क्या चाहते हो? बोला बहुत सिंपल है, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, क्या बच्चे क्या हो जाए? प्रेशर क्या हो जाए? इज कांस्टेंट। तो हमने कहा फिर क्या होता है सर? सर जी वॉल्यूम जो है ना वो टेम्परेचर के, मतलब बातें नहीं करेंगे प्लीज, लेकिन ये टेम्परेचर किस स्केल में लेना है बेटा? केल्विन में। तो हमने कहा अच्छा, तो हम अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको आता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्योंकि आप जब आप एब्सोल्यूट बोलते हो तो ऑटोमेटिकली कौन सा वर्ड आता है? केल्विन वाला। गौरी कौन सा वर्ड आता है? केल्विन वाला। तो हमने कहा भाई ऐसा ग्राफ, बोला 2 ग्राफ बनेंगे, 2 ग्राफ बनेंगे स्ट्रेट लाइन। अब मजा आएगा स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि भैया यहां पर कहानी बड़ी अलग टाइप की है। हमने बना लो ग्राफ, ये हमारी वॉल्यूम की और ये हमारी टेम्परेचर की। लो भैया वॉल्यूम अंकल, सर जी टेम्परेचर अंकल, और किसमें है टेम्परेचर? केल्विन में। बातें थोड़ा ना करें। तो हुआ क्या, जब इसका ग्राफ बनाने गए ना तो हमने देखा भैया देखो सर मजेदार चल रही जिंदगी। एक स्ट्रेट लाइन आई, ऑब्वियसली डॉटेड लाइन बनाई है मैंने, कहां पर? 0 की तरफ। टेम्परेचर 0 पर हमने डॉटेड लाइन क्यों बनाई? क्योंकि केल्विन 0 केवल एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, फिजिकली उस तक पहुंच पाना इम्पॉसिबल है। द वर्ड इम्पॉसिबल इज इम्पॉसिबल इन दिस केस, नो आई एम पॉसिबल। क्योंकि भाई साहब इम्पॉसिबल इज फिजिक्स के तौर पे। भाई अगर अगर टेम्परेचर 0 हो गया तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो गैस के मॉलिक्यूल ने कहा अबे गैस का वॉल्यूम 0 होगा, हम भी तो थे छोटे छोटे, भले ही हमारा वॉल्यूम बहुत कम है, अगर आपको याद हो 10 की पावर 24 टाइम्स कम है, कम इसलिए बोला ना 10 की पावर 24 टाइम्स कम है, लेकिन हम 0 थोड़ा हो जाएंगे। भाई इसका आप तो ये बकवास कर रहे हो कि 0 केल्विन करेंगे और तुम गायब हो जाओगी गैस। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, हमारा मास है तो तुम हमें गायब नहीं कर सकते। तो 0 केल्विन तक अचीव कर पाना बेटा एक नेक्स्ट लेवल की कहानी है, कभी 0 केल्विन अचीव नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो आज, हाँ भाई ये बोल रही है, मैं यही बकवास मैं भी कह रहा हूं, एब्सोल्यूट 0 एग्जिस्ट नहीं करता, केवल थ्योरेटिकल प्रोसेस में एग्जिस्ट कर सकता है, केवल थ्योरेटिकली। इसीलिए यहां पर कैसी लाइन बनाई? डॉटेड लाइन। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल कर्व, ये कैसा कर्व है? एक्सपेरिमेंटल। हमने फिर क्या हुआ, बोला कोई टेंशन थोड़ा है, वो भी बना लीजिए, कौन सा? रियल वाला बना लीजिए। देखिए तो मैं रियल वाला बनाते हैं, अरे यार रियल वाला बनाते हैं, तो जब रियल वाला बनाते हैं बड़ा मस्त कर्व बनता है। ये हमने कहा यो क्या हो गया? बोले देखो जी टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव होने लगती है। तो हम जी पास पास हो चुके हैं, हमारा नेचर क्या हो चुका है? पास पास। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। छाप लीजिए, ये रियल गैस है, ये रियल गैस है, तो ये क्या है? ये आइडियल गैस है। हमने कहा लेकिन यार आपने जो ये कर्व बनाया है किसी एक प्रेशर पे बनाया होगा, पक्की बात है ना, ये किसी एक प्रेशर पे बनाया गया कर्व है, थोड़ा ध्यान देना मजा आएगा। ये किसी एक प्रेशर पे बनाया गया, और हमने कहा प्रेशर के बारे में कोई चर्चा नहीं कराओगे? तो कराएंगे ना, चिंता क्यों कर रहे हो, पहले समझ में आना चाहिए। सबको आ गया? हमने कहा भाई फिर लोगों ने थोड़ी कहानी और करी और एक एक इसका एक और ग्राफ बनाएंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन अभी ये समझ में आता है कि हाँ जब टेम्परेचर के बारे में बात की गई, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम और टेम्परेचर जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो जो इक्वेशन है, लाइन है, वो क्या हो जाएंगी? ऑलमोस्ट आइडेंटिकली है, बहुत पास आ जाएंगे। ठीक है भाई? हमने कहा जब प्रेशर क्या है? बोले सर प्रेशर P1 है, ये प्रेशर क्या है? P1। अभी हम अलग अलग प्रेशर बनाएंगे, अभी हम अलग अलग प्रेशर पर भी कर्व बनाएंगे, थोड़ा फील लाएंगे, लेकिन तब बनाएंगे जब हम आज गैस इक्वेशन बना लेंगे। हमने कहा भाई 2 इक्वेशन आई, कौन कौन सी? एक आपने बोला, हमने कहा डब्बा जब्बा अब्बा, उल्टा हो गया लेकिन ठीक है। तो हमने कहा भैया पहली इक्वेशन बोली थी
वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू प्रेस, सॉरी, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दोनों कंबाइन करके क्या बन जाएगा? वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अपॉन प्रेशर। हमने कहा और है पीवी बराबर टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। कुछ कुछ क्लोज पहुंच चुके हैं, बस एक अंतर रह गया है एन का। अभी आएगा जब एवोगैड्रो अंकल आ जाएंगे तब एन की पैदाइश होगी। ये बहुत क्लोज है लेकिन ये आइडियल गैस इक्वेशन नहीं है। फंडा क्लियर? स्टिल इट इज रियल गैस इक्वेशन। जब तक आप या तो बोलो आइडियल गैस फॉर 1 मोल, लेकिन हम उसके बारे में बात करेंगे जब हम और आर वार निकालने की तक पहुंच जाएंगे। पहले छाप लीजिए। अब हमने कहा यार ये जो ग्राफ बनवाए, एक बात तो यहां से साफ साफ समझ आ रही है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रियल गैस आइडियल गैस सेम सेम हो जाएंगे। तो हमने लिख लेते हैं एट हाई टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर रियल गैस, हाँ फिर से लिख रहे हैं इसमें भी, बिहेव्स एज आइडियल गैस। हमने कहा ये तो समझ में आ चुका है, तो पहले ही बॉयल्स लॉ में भी चिल्ला चिल्ला के बोल दिया था, नया क्या हुआ? बोला हुआ ना। यहां पर अभी आपने एक प्रेशर की बात करी, अभी हम क्या करेंगे 2-3 प्रेशर पर कर्व बनाना चालू करेंगे। शुरू करते कहानी, आइए लिखते हैं। हमने कहा यार इक्वेशन हमारे पास आ गई, पीवी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पीवी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या होता है? सजी सबको पता है P1 V1 बाई T1 बराबर P2 V2 बाई T2। हर जगह लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। हमने कहा फिर क्या हुआ, ग्राफ बनाते हैं, मस्त ग्राफ। आइए 2 ग्राफ, ध्यान सुनिएगा, मजा आएगा। सर जी ये हमारी वॉल्यूम, ये हमारी टेम्परेचर, ये हमारा वॉल्यूम और ये हमारा टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा, एक वॉल्यूम और एक क्या है, एक टेम्परेचर है। अब हम क्या करेंगे, 2 कर्व बनाएंगे, दोनों कर्व ध्यान दीजिएगा। हमने कहा भाई डॉटेड लाइन छोड़ो, एक लाइन यहां गई और एक लाइन, अभी क्या हो गया फर्जी वाला, एक लाइन यहां गई। उसके बाद थोड़ा सा ध्यान देना यार, डॉटेड लाइन का पूरा सम्मान करिएगा प्लीज, ठीक है भाई। ये प्रेशर P1 था और ये प्रेशर क्या थी, P2। एक प्रेशर P1 था और प्रेशर P2 था। आपको यह बताना है कि प्रेशर P1 ज्यादा है या प्रेशर P2 ज्यादा है, और क्यों। प्रेशर P1 ज्यादा है या प्रेशर P2 ज्यादा है, यह आपको बताने की कोशिश करनी है। सेम होगा प्रेशर, तो मैं 2 ग्राफ क्यों बनाए, पागल हूं मैं ऐसे बातें करते। हमने कहा देखो सर एक तो नॉर्मल खींच दो ना टेम्परेचर के अबाउट। लो भैया, अबे यार चीची, हाँ भाई इस लाइन पे कौन सा प्रोसेस है ये जो बताना। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ बोलता है जिसका प्रेशर ज्यादा उसका वॉल्यूम कम, जिसका प्रेशर ज्यादा उसका वॉल्यूम कम। तो हमने कहा भैया देखो सर, ध्यान दो सर, ध्यान से ध्यान दिया जाए तो भैया जी एक ठो वॉल्यूम V1 है और एक ठो वॉल्यूम V2 है। ये V2 है, ये V1 है, जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका प्रेशर कम, एंड सो ऑन। सही बोल रहा हूं मैं, जिसका प्रेशर कम उसका वॉल्यूम ज्यादा, जिसका प्रेशर कम उसका वॉल्यूम ज्यादा। पी V बाई टी अगर समझ में आया कि नहीं आया? तो बताइए कौन सा प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि उस प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम कम। तो भैया P1 इज मोर देन P2, डब्बा जब्बा अब्बा। अब यहां पर मजेदार बात आई, बहुत इंपॉर्टेंट बात आई, फटाफट छापिए तो बताता हूं। हमने कहा सर एक बात सुनिए, मजा आएगा। ये बहुत हो गया लाल पीला नीला, तुम्हारा टाटा, तुम्हारा भी टाटा, तुम्हारा भी टाटा, ये तो हमें याद ही हो गया अब कि जिसका प्रेशर ज्यादा उसका वॉल्यूम कम। हमने कहा सही है। हमने कहा एक बात और, किसका प्रेशर कम है, P2 प्रेशर कम है ना। हमने कहा वो वाली इक्वेशन कहां गई, रियल वाली। हमने बनाते लीजिए,
जब रियल वाली इक्वेशन बनाएंगे तो मजा ही आ गया। ठीक है, प्रेशर P1 ज्यादा है और प्रेशर P2 क्या है, कम। जब प्रेशर P2 बनाने गया तो मजा ही आ गया। कुछ फील आ रहा है? जब प्रेशर कम है तो रियल गैस और आइडियल गैस क्लोज आ गई। जब प्रेशर कम है तो रियल गैस और आइडियल गैस क्या आ गई, क्लोजली बिहेव करती हैं। तो हमने कहा हाँ, कंक्लूजन आ गया हमारा। क्या कंक्लूजन आया हमारा? हमने कहा at low pressure, the real gas behaves as ideal gas। हमने कहा इन दोनों को पढ़ने के माध्यम से, इन दोनों को पढ़ने के माध्यम से हमें यह समझ आया कि भैया जी अगर दो कंडीशन हो, दो में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो गई तो गैस कैसी हो जाएगी, रियल गैस कैसी हो जाएगी, आइडियल। तो हमने एकदम लास्ट लाइन लिखी स्टार लगा करके, मस्त मस्त करके, और डब्बा लगाया। हमने कहा फ्रॉम द अबव टू लॉज वी कैन अंडरस्टैंड, फ्रॉम द अबव टू लॉज वी कैन अंडरस्टैंड every real gas behaves like an ideal gas, every real gas behaves like an ideal gas for two cases, for two conditions, not cases, for two conditions। पहला कंडीशन क्या है, वेरी हाई टेम्परेचर with respect to its liquefaction temperature, with respect to its liquefaction temperature। जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विफाई होती है उस टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इसका टेम्परेचर कितना ज्यादा है वो डिफाइन करता है, पहली बात। दूसरा, वेरी लो प्रेशर। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होगी तो गैस हमेशा बिहेव करेगी एज एन आइडियल गैस। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो गई तो गैस बिहेव करेगी एज एन आइडियल गैस। ध्यान रखें, याद रखें। ठीक है बाबू, सब लोग आ गया? अब यहां पर आया यार, ये जेई ने क्वेश्चन पूछ लिया। उन्होंने कहा ग्राफ देखिए सर, क्वेश्चन देखना मजा आएगा, कर लोगे तुम लोग, मुझे पता है। ग्राफ बनाया उन्होंने, मस्त सुंदर सा ग्राफ, जेई का 2021 का क्वेश्चन ये भी। अबे क्या गंदा है, देखिए। हमने कहा देखो ये है आपकी कौन सी वॉल्यूम, ये है आपकी कौन सी टेम्परेचर। पीछे ले जाओ, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने ग्राफ सुंदर बनाया, अति सुंदर ग्राफ। ये वॉल्यूम और ये टेम्परेचर। पूछा गया अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो व्हाट इज दिस टेम्परेचर, व्हाट इज दिस टेम्परेचर। स्केल पर टेम्परेचर की रीडिंग क्या होगी? अगर स्केल क्या ले रखी हो, डिग्री सेल्सियस, तो इस टेम्परेचर पर रीडिंग क्या आएगी? कितना टेम्परेचर है ये? 0 केल्विन पे होता है। 0 केल्विन पर वो मीट होती है, वॉल्यूम 0 होता है। 0 केल्विन डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह कि -273 इज रॉन्ग आंसर। हाँ, -273.15 डिग्री सेल्सियस ये ऑप्शन में है। और इतना इजी क्वेश्चन है ये कि देख के बच्चा आंसर कर सकता है कि हाँ भाई -273.15 पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है, और तभी वो लाइन डॉटेड बनाई गई। तभी वो लाइन क्या बनाई गई है? डॉटेड, फटाफट बनाई। थोड़ा फास्ट कर लीजिए प्लीज। अगला कौन सा लॉ बचा हमारा?
एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस है। व्हाई नॉट, इट इज ए लॉ, इट इज अ हाइपोथेसिस। मतलब उसकी मर्जी, किसी ने बोला, तूने बोला ना उसकी मर्जी, किसने बोला ये? हाँ सही बोला उसने। भैया जी 0.15 रह गया। हाँ भैया जी, क्या होता है जब एवोगैड्रो से पूछा गया तो उन्होंने कहा देखो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उन्होंने कैसे बोला? ऐसे होता है। कैसे? ऐसे होता है, मान लो सर प्लीज। और इसलिए ये हाइपोथेसिस है। ये क्या है? इन्होंने नंबर भी छोटा मोटा नहीं बोला यार, 6.022 इन 10 की पावर 23 गिन लो, अब गिनते रहो। ये एक मोल के लिए बोला इन्होंने। तो तुम्हें समझना है कि ये हाइपोथेसिस होने के बावजूद एक वेल स्टैब्लिश सेंटेंस है। इसके पीछे कहानी अच्छी अच्छी है। एवोगैड्रो की कहानी काफी जबरदस्त है, जब जाके आइडल गैस बनी, लेकिन वो कहानी का समय नहीं है और वो कहानी जरूरी भी नहीं है। हमने कहा भैया एवोगैड्रो अंकल ने जब बोला तो उसमें हाइपोथेसिस को अंडरलाइन किया गया, लिखा गया एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। इनको भी लग गया बहुत साल। वो कब आई थी? चार्ल्स लॉ 1786 में आई थी, 73 में। इनसे जब तुम कब तक गैस लॉ लाओगे? सर हमको टाइम लगेगा। 1811 में कौन आया? 1811 में। हमने कहा 50 साल तुम कर क्या रहे थे? हो सकता है साला पैदा ही ना हुआ हो, है ना दक्ष? तूने सही बोला, क्या किसने बोला था? हो सकता है ये पैदा ही ना हुआ ना, उसके बाद जब पैदा हुआ तब दिमाग घंटियां बजी। लेकिन यार और लोग भी तो दुनिया में थे ना, 50 साल लग गए इसको लिखने में ये चीज, फिर भी अच्छा था। इसके पहले 100 साल का डिफरेंस था। है? क्या बोले? दाने दाने पे लिखा है, गैस लॉ पे लिखा है गैस लॉ का नाम। देखो जिसने निकाला उसने नाम लिख दिया, साला आसान बात थोड़े। तो अब ये सुनना इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अंग्रेजी में लिखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या चीज सेम होनी चाहिए? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, equal volume of gases, equal volume of all gases, equal volume of all gases contain equal number of molecules. Equal volume of gases contain equal number of molecules. हमने कहा अच्छा इसका मतलब क्या है बे? बोला सर देखो, अगर प्रेशर टेम्परेचर सेम है, कंटेनर का वॉल्यूम सेम, आप डाल दो ऑक्सीजन या डाल दो हाइड्रोजन या डाल दो आर्गन या डाल दो नियॉन, हम सबके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेंगे। हमने कहा वॉल्यूम बढ़ा दें तो? प्रेशर टेम्परेचर सेम रखते हैं, वॉल्यूम और बढ़ा दें तो? सर वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, और बढ़ा दीजिए और बढ़ जाएंगे, लेकिन कब? तो बहुत क्लैरिटी से समझ में आया बेटा कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो गए, तो एक बड़ी जोरदार बात उसने करी थी कि अगर वॉल्यूम को फिक्स ना करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बढ़ाते जाओगे तो वॉल्यूम को भी बढ़ाना पड़ेगा। इसे बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, हमने अच्छा नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो, लेकिन समझने की बात है कि हम अब समझेंगे नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल के बीच में एक रिलेशन आएगी कि 1 मोल ऑफ एवरी गैस हैज Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पता है ना Na कितना होता है? 6.022 फलाना ढिमका जो भी है। तो हमने कहा अच्छा, तो हमने कहा भाई ये एक मोल पे वैल्यू कितनी है? हमने कहा एक मोल पे वैल्यू जानना चाहते हो? तो एवोगैड्रो ने कहा लो एक और चीज लो। इट इज नोटेड दैट फॉर 1 mole of any gas, the number of molecules are fixed. 1 mole of any gas, the number of molecules is fixed. The number of molecules is fixed, provided, यहां प्रोवाइडेड आ गया ना, प्रोवाइडेड क्या चीज सेम रहे? प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम तीनों सेम रहे। अगर तीनों सेम रहेगा
तभी नंबर ऑफ गैसेस का मॉलिक्यूल का हर एक मोल में, जब हम बोलते हैं ना 1 मोल हैज 16 एनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अबे तो तब क्या नहीं बोल रहे होते, वॉल्यूम सेम रखना है, प्रेशर सेम रखना है, टेम्परेचर भी सेम रखना है। ये बात बोली नहीं आती भाई, तुम्हें फील तो यही करना है ना। अभी आएगा एनसीईआरटी का एक ही क्वेश्चन सबसे फेमस क्वेश्चन है, हर साल जेईई से क्वेश्चन ही पूछता है, स्कूल में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिखाता हूं अभी क्वेश्चन क्या है। लेकिन हमने कहा अच्छा यार 3 बातें समझ में आई, तो हमने क्या कहा 1 मोल ऑफ एनी गैस विल हैव एनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एन की वैल्यू पता है या लिखवाऊं? मैं लिखवा नहीं दूंगा। Na is equal to 6.022 10⁻23 प्रोवाइडेड पीवीटी रिमेन्स कांस्टेंट। हमने कहा भाई ये तो हो गया एवोगैड्रो, ये तो हो गया आपका, ये तो हो गया बॉयल अंकल, ये तो हो गया आपका चार्ल्स अंकल, बॉयल चार्ल्स एवोगैड्रो। हमने सबको कंबाइन करे तो कुछ नहीं, कर दीजिए अच्छा लगेगा, पीवी प्रोपोर्शनल टू एन टी बाय पी। हमने कहा अच्छा पीवी इज प्रोपोर्शनल टू एन टी, अरे पीवी बराबर एन आर टी। हमने कहा भैया आर क्या है भाई? आर इज नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। And this equation is known as the state equation और the ideal gas equation। ideal gas equation के नाम से भी आप जानते हैं, ideal gas equation। लोगों ने पूछा बहुत बकवास चल रही है, ये तो बता दो जरा, ये R की वैल्यू क्या क्या लेनी है, ये तो बात निकल लो। अभी सुनना है, 2 बातें सुनिएगा, मैं R की वैल्यू आपसे डिराइव करवाता हूं मस्त वाली, ठीक है? शुरू करें, हटा दूं, फटाफट छापेंगे। आर की 2 वैल्यूज आपको याद रखनी है, कौन कौन सी? एक होती है 8.314 जूल पर केजी केल्विन, नहीं जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन, एक तो याद रखनी है। हमने कहा सर कौन सी यूज करनी होगी थर्मोडायनेमिक्स में? ये वाली। केमिस्ट्री में नीचे वाली, केमिस्ट्री में नीचे वाली करना। केमिस्ट्री में कौन सी है? केमिस्ट्री में ऊपर वाली क्या रखी होगी? फिजिक्स में यही करेंगे हम, ऊपर वाली। फिजिक्स में ये ऊपर वाली करते हैं। कौन सी दूसरी वाली? 0.0821 एटमॉस्फेरिक लीटर पर मोल केल्विन, एटमॉस्फेरिक लीटर पर मोल केल्विन। एटमॉस्फेयर बहुत सारी और भी हैं, लेकिन हमें ये 2 बहुत हमारे काम किया जाता है। हमने कहा सर एक काम करो, जरा इनमें से कोई एक वैल्यू निकलवा दो। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक निकलवा देते हैं, आपके स्कूल में भी निकलवाएंगे। बात क्या है ना, बात सबसे बड़ी दिक्कत की है कि आपको बहुत कुछ सालों बाद ये फॉर्मूला याद ही नहीं रहेगा कि साला ये फॉर्मूला तो याद रह जाती हैं, 0.8.314 0.0821 बच्चों याद रहती हैं, लेकिन क्या याद नहीं रहता है? यूनिट। आप जानते हैं कैसे निकालना है, समझना। सब यहां देखें प्लीज, सब लोग यहां समझें, देखें, हमेशा के लिए याद करा दूंगा, एक सेकंड यहां देख लो बस। डिनोमिनेटर की कोई टेंशन नहीं है, दोनों में मोल केल्विन है, क्योंकि जब आप आर में से दोनों को नीचे लेके जाओगे तो आर का फॉर्मूला क्या आ रहा है? आर का फॉर्मूला आ रहा है पीवी बाय एन टी, एन नंबर ऑफ मोल, टी केल्विन। मोल केल्विन याद हो गया? अब सुनना, थर्मोडायनेमिक्स में पीवी इज वर्क, वर्क की यूनिट क्या होती है? याद हो गया, जूल पर मोल केल्विन। फिजिक्स में, सॉरी केमिस्ट्री में, फिजिक्स तो हो गया, केमिस्ट्री में मुंह फाड़ दिया लोगों ने, सर एसटीपी हो ना, अगर एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और 27 डिग्री सेल्सियस, तो भैया जी उस समय ना जब जो वॉल्यूम होता है ना वो फिक्स होता है हर गैस का, कितना? 22.4 लीटर्स। बेटा वहां से लीटर का जन्म आया, लेकिन वो भी तो प्रेशर इज द यूनिट ऑफ, एटीएम इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक, एसटीपी 1 एटमॉस्फेरिक, और वॉल्यूम इज 22.4 लीटर। अबे है तो पीवी ही, है तो पीवी ही, तो जहां जहां वहां पर वर्क आ रहा है यहां भी पी और वी आ गया, एटीएम लीटर। अब मेरे ख्याल से याद रहेगा जिंदगी में, मेरे को तो ऐसे ही याद है, मेरे को हमेशा ऐसे ही याद है। तुम सब थोड़े बड़े हो जाओगे तो तुम्हें ना ये तो ये किसका है, ये जो हम ये बात करते हैं कि किस गैस का दिया गया है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अगर मैं कह दूं बताओ ऑक्सीजन है कितना है, यही होगा, सबका ही होगा ना।
समय के साथ आप समझेंगे कि हाँ अलग अलग वैल्यूज आर की क्यों आती हैं, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स प्ले करने लगोगे आप। जब आप नंबर ऑफ मोल्स प्ले करोगे तो एक कंटेनर में ऑक्सीजन ले लीजिए और एक कंटेनर में हीलियम ले लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स सेम है दोनों के मोल्स सेम नहीं है, तो वहां पे डिफरेंस आएगा आर में, वहां पर आर में डिफरेंस आएगा। केवल मोल का खेल है और कुछ नहीं है, क्योंकि इस कहानी में क्या चीज सेम रहनी है, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर। क्या चीज की बात नहीं की जा रही है, नंबर ऑफ मोल्स की। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे तो आर बराबर आएगा, मोल्स अलग होंगे तो आर भी अलग हो जाएगा। छाप लो बेटा, आओ जरा ड्राइव करते हैं। अबे करेंगे नहीं, टाइम वेस्ट साला फालतू का। आपको याद है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। लेकिन कोई पूछे कैसे आया होगा, तो लिखिए डेरिवेशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट्स वैल्यू। बेटा याद रखिए प्लीज, we know that at STP, we know that at STP 1 mole of यानी 1 मोल आ गया, तभी आर की वैल्यू 1 मोल के लिखी गई है। 1 मोल ऑफ an ideal gas occupies a volume of how much? Occupies 2.4 liter volume, 22.4 liters volume। 22.4 लीटर्स वॉल्यूम ही आपको याद रखना है। अच्छा हाँ, 27 डिग्री बोल दिया था मैंने, वो गलत है। एसटीपी इज, अबे यार मानो 0 डिग्री सेल्सियस। एसटीपी मतलब 0 डिग्री यानी 273 केल्विन। अब यहां मत बोलना 273 1.15 लिखो, अबे क्या जान लोगे बच्चे की? 273 बहुत है, 273.15 बैंड बच जाएगी, उतना चलते थे साले। प्रेशर कितना है? 1 एटीएम। हमने आर का फॉर्मूला क्या निकाला था? आर का फॉर्मूला था पीवी बाय एन टी। पी कितना है? 1 एटीएम कितना होता है? 1 एटीएम इंटू वॉल्यूम कितना है? 22.4। एन कितना है? 1। टेम्परेचर कितना है? 273। अब यहां पर ना कुछ बच्चे बहुत हीरो होते हैं, सर 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। मारे घूसा, एटीएम में लिखना है, इसमें लिखना है एटीएम में। तो जब इसे डिवाइड करते हैं आप सुंदर, मैं करता हूं गूगल, मतलब मेरे पास ना वो है कैलकुलेटर। तो सर जी कुछ नहीं करना है, देखिए 22.4 डिवाइड बाय 273, तो 0.08205। अब कौन लेगा, पागल रखे हैं। एग्जैक्टली कितनी आती है वैल्यू? 0.08205128220 जो भी आ रही है। कितना आ गया ये? 0.0821 एटीएम लीटरवा मोल केल्विन। छाप लीजिए, जिंदगी भर याद रखिए। कैसे आती है वैल्यू? 22/273 से। कैसे आ रही वैल्यू? 22/273, और कुछ नहीं। कैलकुलेशन में काम आता है, बस ये बोलना आता। तो दिस अगर आप वो देखें तो हमने लगभग सब कुछ खत्म कर दिया है। अब हमसे बोला गया भैया जरा वो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये सारे लॉ जरा प्रूव कर दो केटीजी से, है ना कोर्स में। ये सब तो लॉज आए, ये लॉज प्रूव करने ना हमें केटीजी से, तो बहुत सिंपल है यार, वो मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, ठीक है। लिखना नहीं है यहां पर, 2 मिनट लगे, मैं समझा रहा हूं क्योंकि मुझे क्वेश्चन कराने हैं। ध्यान देखिए, पहला लॉ कौन सा है? बॉयल्स लॉ। देखिए ध्यान से, क्या बोलता है ये? एट बताओ, एट टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट, प्रेशर वी बराबर कांस्टेंट, यही होता ना बेटा। मैंने कहा वो केटीजी की इक्वेशन कौन सी है? एक ही है। कौन सी है? एक ही है। बाय काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, द मॉडर्न गैस लॉ। सर जी हम जानते हैं प्रेशर का फॉर्मूला 1/3 mn,
एम एन वी आर एम एस स्क्वायर बाय वी। बोलो जी जरा पीवी ले आओ, पीवी पीवी बराबर 1/3 एम एन वी आर एम एस का स्क्वायर। डब्बा अब्बा डब्बा जब्बा। एक मिनट और, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस? वेरी गुड, 3/2 RT, बस 3/2 RT याद आ रहा जी? होता क्या है जी? हाफ एम एन, है ना, हाफ एम एन वी आर एम एस स्क्वायर इज 3/2 RT। वैसे तो मैंने आपको फॉर्मूला याद क्या रखा है कि √3 RT/m होता है, लेकिन फिर भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। तो वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या आ गया? ये आ गया √3 RT छोटा n बड़ा m। बोलो बेटा, हमने कहा भैया इसका मतलब है वी आर एम एस इज प्रोपोर्शनल टू √T। एम आई करेक्ट? ओके, अब मैं इन अंकल को यूज करूंगा हर बार और इन अंकल को यूज करूंगा, इसलिए ने डब्बा जब्बा अब्बा। भैया अब्बा डब्बा जब्बा, जितने भी लॉज आएंगे इनसे हो जाएंगे। अरे बाबा बकवास। हमने कहा पीवी बराबर ये आ रहा है, हाँ सर ये आ रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वी आर एम एस विच इज प्रोपोर्शनल टू √2 इज ऑल्सो कांस्टेंट। हाँ है ना भाई? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वी आर एम एस भी क्या हो गया? कांस्टेंट। 1/3 बोला हम तो कांस्टेंट है, मास ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, तो पीवी बराबर क्या आ गया? कांस्टेंट। खत्म। अब कोई होमवर्क नहीं लिखो अभी, चले फर्जी होमवर्क दूंगा तो करो कि नहीं लाओगे तुम लोग? अभी करो जल्दी। बस एक ही क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी वाला जो मुझे कराना है, बाकी तो फिर क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो जो अलग से रखे हैं। आज मैं आपको दूंगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के क्वेश्चन। थ्योरी इस चैप्टर से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा? 2 ही क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, सब बकवास है, टाइम वेस्ट। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ड्यू टू आइडियल गैस। प्रेशर ड्यू टू आइडियल गैस की इक्वेशन में डिराइव करिए ना, वो लंबा डेरिवेशन, मोमेंटम ट्रांसफर, इतना वोल्यूजन, फलाना ढिमका। दूसरा डेरिवेशन आ सकता है, प्रूव दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज ओनली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी वो प्रूव करना है। 3/2 RT। अब आज लिख के भेज दूंगा मैं, पहला वाला प्रेशर, दूसरा वाला एनर्जी, और तीसरा वाला अभी वो भेजूंगा रात में। तीसरा कौन सा आता है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, याद है? बताओ जरा, एक फ्रीडम में कितनी एनर्जी? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी? यार 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी? ½ kBT। अब अगर मैं बोलूं, सुन लो यार, मैं ना क्वेश्चंस के थ्रू जा रहा था तो मुझे एक चीज दिखाई दी। जेई 2023-22 में इन्होंने कहा डायटोमिक गैस है। अच्छा खुशी की बात। फिर इन्होंने कहा भैया जी वो हुआ क्या कि एक वाइब्रेशनल मोड भी है। मैंने कहा है एक वाइब्रेशनल मोड जब भी आएगा तो ट्रांसलेशन और रोटेशन आपको आते हैं, हर वाइब्रेशनल मोड पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाते हैं। ऐसे याद रखना, ठीक है भाई? याद रखना है, हर वाइब्रेशनल मोड पर यू विल इंक्रीज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर 1 बोला है तो 2 बढ़ा दो, 2 बोला है तो 4 बढ़ा दो, 3 बोला है 3 से ऊपर कभी नहीं बोलेंगे, 6 बढ़ा दो। ये इंपॉर्टेंट है, केवल इतना इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था, तो अगर बच्चा ये भूल जाए, ये पता ही ना हो, तो उसे ये लगता है एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब 1 बढ़ाओ, 1 नहीं 2 बढ़ाओ। लेकिन इतने मस्त क्वेश्चन के ऑप्शन थे कि 1 बढ़ाने वाला ऑप्शन था ही नहीं, तो दिमाग बच्चा लगाता, वरना तो केवल टिक लगाता, 1 नंबर चला जाता। हाँ या ना? छाप लिया बच्चों ने मेरे? फिर कौन आया? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स अंकल ने बोला, देखो सर, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो सर तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है सर, है ना जी सर? 6 क्वेश्चन,
वी नो दैट पीवी बराबर 1/3 mn वी आर एम एस का स्क्वायर। आवाज ना हो सर जी। और एक और फॉर्मूला, दो फॉर्मूले डिराइव किए हमने। वी आर एम एस इज प्रोपोर्शनल टू √T पढ़ रखा है जी। हमने कहा V इज इक्वल टू 1/3 mn बाय बड़का T, टी कहां से आ गया, बड़का P ब्रैकेट बंद VRMS का स्क्वायर। बोलो यस। एट कांस्टेंट P, क्या ब्रैकेट एंगल कांस्टेंट? बच्चों अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो ब्रैकेट एंगल कांस्टेंट, तो V इज प्रोपोर्शनल टू VRMS का स्क्वायर विच इज प्रोपोर्शनल टू T ऊपर से, तो V इज प्रोपोर्शनल टू T। खोता हूं, आसान है ना, हेंज प्रूव्ड। जल्दी अभी एक क्वेश्चन कराना है मेरे को, हटाऊं? एक लॉ जो कि इतना कहते ना प्रचलित लॉ नहीं है, उसका नाम है रेनॉल्ड्स लॉ या गेल-लुसास लॉ भी कहते हैं उसको। तो रेनॉल्ड्स लॉ भी कहते हैं, गेल-लुसास लॉ भी कहते हैं। इट इज नॉट टेकन एज अ वेरी सीरियस लॉ, बिकॉज उससे पूछा गया कैसे निकाले, बोले बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ लिया था, ये वाला आ गया मुझे, किसी और ने बोला नहीं था, मैं लिख दिया, मेरा नाम आ गया। तो इसलिए ये ना प्रिंसिपल लॉ नहीं है, लेकिन करे क्या, आ गया तो अच्छी बात है, हम कर लेंगे। आगे देखो बेटा, आपके पास दो लॉ थे, V प्रोपोर्शनल टू P क्या कांस्टेंट था? T। V प्रोपोर्शनल टू T क्या कांस्टेंट था? P। हमने कहा कौन कांस्टेंट रह गया बे? वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट के बारे में बात ही नहीं करी किसी ने, करी कि नहीं करी? करी, एवोगाड्रो ने कर दी थी, लेकिन उसके पहले कौन आया था बीच में? गेल-लुसास लॉ। तो लिखिए एक और, तीसरा, थर्ड लॉ बेटा, इसको भी याद रखिए। स्पेलिंग क्या है साले की? एरिडोलेस है। आधी अंदर तो पहले वर्ड में ही खो गई है ना भाई? हे भगवान, अबे उसका नाम है साले, बस नाम है, और कुछ नहीं है उसके साथ। स्पेलिंग इतनी खतरनाक है कि क्या ही बताया जाए। इसको भी लगा कि नाम गलत रख दिया, इसलिए उसने एक और नाम रख दिया, गेल-लुसास लॉ के अलावा रेनॉल्ड्स लॉ। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, प्लीज बातें नहीं। अब ये क्या हुआ, इसने कहा बहुत सिंपल बात है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या बच्चे? एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। बकवास क्वेश्चन एकदम। हमने कहा अच्छा करोगे कैसे सर? WKT, विकेट नहीं है ये, पी नो दैट है ये, PV बाय KTG, वी नो दैट बाय KTG। बोलो जी। ये कोई किसी को बोर्ड लाता हूं करने के लिए, अरे सब मैं ही करूंगा तो थक नहीं जाऊंगा मैं। पलक बाटला प्लीज का फ्रंट चल, मेरे को समझ में आया बेटा, तू कर दे फिर मैं देख के कर दूंगा तेरा। कोई आना नहीं चाहता, मैं मतलब यहां आना मतलब मुश्किल है, इसका मतलब दक्ष मिनास कम हियर। हाँ तू तेरा, तू तो आजा। अबे घुसा मार दूंगा, बुला रहा हूँ मोहब्बत से, जल्दी आ जाओ, आओ। मैं मजाक कर रहा हूँ, तेरे को नहीं ला रहा, मैं तेरे आगे लूंगा। अनुज चलो भाई, टाइम पास मेरा, चलो 8-10 वैसे इतनी जल्दी हो गया टाइम। कब आएगा? कल आएगा? ठीक है। अब देखो फर्जी बच्चों, एकदम रद्दी क्वेश्चन है यार। कौन सी क्वेश्चन?
सबसे पहले तो बताया बेटा, तेरा नाम भूल जाता। अंश, अंशुमन, बता फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला बोल राणा जी, फॉर्मूला क्या है? हाँ बता। पीवी बराबर 1/3, आगे बोल बेटा, एम बड़का एन वी आर एम एस का स्क्वायर। अगला फॉर्मूला बोल। क्या, ये तो फॉर्मूले हैं यार केटीजी के, इनसे काम चल जाता है पूरा। हमने कहा भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है, मैं ठीक है लो, पहले सुंदर लिख ले, 1/3 एम एन बाय वी आर ए वा जी वी आर एम एस का स्क्वायर। युगांत अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है बेटा तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या हम बोल सकते हैं कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वी आर एम एस का स्क्वायर। खत्म भाई। अगर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू वी आर एम एस का स्क्वायर है तो प्रोपोर्शनल टू टी भी हो गया ना, खत्म। बकवास, छी, पता नहीं क्या सोच रही थी हैं? गलती स्पेलिंग है ना, स्पेलिंग गलत है। अबे रेनॉल्ड्स नंबर नहीं है, हर राहुल राहुल गांधी नहीं होता। रेनॉल्ड्स ऐसे काम कर रहा था, मैं रेनॉल्ड्स मतलब रेनॉल्ड्स नंबर बराबर कर दिया। ये थर्मोडायनेमिक्स का अंदर, ये बंदा थर्मोडायनेमिक्स का है, वो बंदा फ्लूइड मैकेनिक्स का है। इतना सम्मान कर लो फर्जी। नेक्स्ट, आई डोंट नो जी। लास्ट, परफेक्ट गैस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? परफेक्ट। जल्दी, हाँ बेटा, कहां गए? शिवांशु नहीं है आज? शिवांशु, व्हाट इज परफेक्ट गैस इक्वेशन? अबे मजाक कर रहा हूं, आइडियल गैस इक्वेशन को परफेक्ट गैस इक्वेशन बोल देते हैं, तो टेंशन क्या ले रहे हो? ठीक है ना, टी खत्म। और लिखते हैं, लेट्स प्रूव इट। चलिए शुरू करें बेटा। परफेक्ट गैस में सिंपल सा एक चीज रहती है कि हम जब हम आइडियल गैस को 1 मोल के लिए लिख रहे होते हैं तो जो इक्वेशन बनती है वो परफेक्ट गैस इक्वेशन कही जाती है, और कुछ नहीं। पी बराबर आर टी, पी बराबर आर टी, फटाफट कर दो यार प्लीज। अब परफेक्ट गैस इक्वेशन पीवी बराबर आर टी। बेटा एकदम बातें नहीं चाहिए मुझे, अब पीवी बराबर आर टी प्रूव करना है। आओ देखते हैं। पहली इक्वेशन मैं वो लिखना भूल गया ना। वी नो दैट बाय के टी जी पीवी बराबर 1/3 एम बड़का एन वी आर एम एस का स्क्वायर बोलना पड़ेगा। हमने कहा भाई पीवी बराबर आर टी, मतलब आर तो कांस्टेंट है ना, तो पीवी प्रोपोर्शनल टू टी बताना है, बस ये बताना ना आपको जी। हमने कर देंगे, 2 मिनट लगेगा। ये तो पहली इक्वेशन है। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली इक्वेशन है वो 2 ही है। दूसरी कौन सी है? बहुत चाहत, वी आर एम एस प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टी। तो वी आर एम एस प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा स्क्वायर, आया ना? और रखते हैं तो पी वी फॉर गिवन मास ऑफ गैस। समझना बच्चों, यहां देखो बेटा, एक मॉलिक्यूल का मास छोटा m और पूरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है, तो ये जो छोटा m इंटू बड़ा n है वो और कुछ नहीं, गिवन मास ऑफ गैस हो गया। तो हम बोल सकते हैं ना कि पीवी प्रोपोर्शनल टू आरएमएस का स्क्वायर आ गया, वी आरएमएस का क्या आ गया? स्क्वायर। और वी आरएमएस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? हेंस प्रूव्ड। समय समाप्त। तो एक और है, बस हो तो गई, और कितनी है? बहुत है टाइम, ऐसे जितनी और बकवास है वो मैंने ज्यादा कर रखा है फालतू, ग्राहम डिफ्यूजन लॉ। तो भैया जी इसी के साथ इसका केटीजी का चैप्टर होता है खत्म। और अब आते हैं एक लौते प्रश्न पे, एक लौता प्रश्न
केवल एक क्वेश्चन करा रहा हूं, मजेदार क्वेश्चन, मजे ही आ जाए। आइए सब लोग यहां देखेंगे प्लीज। अगर आप एनसीईआरटी खोल के कभी देखते हैं तो इस चैप्टर का एक ग्राफ, एक क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा प्रचलित क्वेश्चन है, वेरी फेमस क्वेश्चन। तो अपना जो ये क्वेश्चन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है क्या, थोड़ा मुझे आवाज नहीं चाहिए प्लीज। तो हमने क्या किया, हमने एक ग्राफ बनाना चालू किया। किसके बीच में? हमने ग्राफ बनाया प्रेशर, और दूसरा जो एक्सिस थी वो था पीवी बाय आर टी का ग्राफ। इसका ग्राफ पीवी बाय आर टी का ग्राफ बनाया। पी बाय आर टी क्या है? एन। पी बराबर क्या है? आर टी क्या है? एन। बोलो यस और नो। पी बाय आर टी क्या है? एन। चाहो तो यहां पे छोटा सा एन लिख दो। अब ग्राफ में मजा बहुत आने वाला है। ये ग्राफ बनाया गया सबसे पहले थ्योरेटिकल ग्राफ। थ्योरेटिकल ग्राफ बनाया गया फॉर 1 मोल ऑफ गैस। फॉर 1 मोल ऑफ गैस हमने ग्राफ थ्योरेटिकल बनाया। क्या बनाया? थ्योरेटिकल। मस्त बना। ऑब्वियसली फॉर 1 मोल ग्राफ कैसा बनेगा? एन की वैल्यू व्हाट? 1। एन की वैल्यू क्या आ गई? 1। ये वो ग्राफ था जो एन की वैल्यू 1 पे था। हमें बड़ी खुशी हुई, ग्राफ सिंपल सा है, मजा आ गया, जिंदगी मस्त चल रही थी। फिर लोगों ने भैया वो जरा आइडियल गैस का भी ग्राफ तो बना ही लियो, जरा रियल गैस का बना के दिखाओ। तो माने मैं भाई कोई दिक्कत नहीं, बनाते हैं ग्राफ। बना मस्त ग्राफ, बहुत ही मस्त ग्राफ। जब प्रेशर बहुत 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 कम होता है तो आइडियल गैस और रियल गैस सेम। सबसे कम प्रेशर कहां पर है? 0। नेगेटिव प्रेशर थोड़ा डिफाइन होता है गैस में। तो भैया सबसे कम प्रेशर 0, यानी यहां पर आइडियल गैस और रियल गैस सेम होनी चाहिए थी। हमें लगा अरे यार आइडियल गैस और रियल गैस सेम होनी चाहिए, यानी ग्राफ यहां से शुरू होना चाहिए था, ऐसे हमें लगा और ऐसा ही हुआ। बेस्ट पार्ट ये था कि जैसा हमें लगा वैसे ही हो गया। बहुत कम बार ऐसा होता है। तो ग्राफ बनाया, बच्चा खुश कि ग्राफ की शुरुआत यहां से होगी। बोला अच्छा अब क्या करना है? बोला जरा प्रेशर बढ़ाओ तो देखो मजा आएगा। जैसे ही प्रेशर बढ़ाया, ग्राफ ने कहा चलो बेटा बहुत हो गया, ऐसा बनाएंगे। जैसे ही प्रेशर बढ़ाया, ग्राफ ने कुछ गंदा सा ग्राफ ने एक डिप ले लिया। यानी देयर इज अ डेविएशन फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम द आइडियल गैस सिनेरियो द रियल गैस हैज गॉन। एकदम ही अलग, पागल हो गई। भाई हमें कोई ग्राफ से मतलब नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनता हमारा। हमने कहा कोई बात नहीं, मान लेते हैं आपका सर जी टेम्परेचर T1 है इस ग्राफ पे, ठीक है। हमने कहा एक और ग्राफ बनाओ। एक और ग्राफ बनाया। हमने कहा फिर यार एक और ग्राफ बन गया, फिर टेम्परेचर T2 आ गया। ऐसे ग्राफ बनाते गए बहुत सारे, ऐसे एक और ग्राफ बनाया गया। शुरुआत तो मस्त कर रहे थे लोग, और भैया जी टेम्परेचर अलग अलग करने पर खेल अलग अलग आने लगा। तो लोगों ने सबसे पहला पॉइंट पूछा आपसे, बताओ टेम्परेचर बड़ा कौन सा है, T1 T2 की T3? T1 T2 की T3, इनमें से कौन सा प्रेशर ज्यादा है? तुम सोचो, इस वाले केस में टेम्परेचर बढ़ाने के बावजूद, यहां पर तुम पहले बताओ, प्रेशर बढ़ रहा है। हमें याद है जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तब आइडियल गैस रियल गैस पास पास ग्राफ बनते हैं। तो कौन सा ग्राफ पास है? जीरो लाइन के T1 वाले। तो T1 सबसे बड़ा टेम्परेचर, फिर T2, फिर T3। आप टेम्परेचर बढ़ाते जाइए, घटाते जाइए, ग्राफ ज्यादा डेविएट होना चालू कर देगा। फंडा क्लियर और नॉट? छाप लीजिए। ये ग्राफ जो बन के आया, इस ग्राफ पर क्वेश्चंस कितनी बार आ चुके हैं इसका कोई तोड़ नहीं है भाई साहब, बहुत सारे।
इतने सारे ग्राफ बन जाते हैं, इतने सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। इस ग्राफ के बारे में कुछ चीजें हमें याद रखनी है। पहली बात, वैसे तो आप इस पहली दूसरी बात मत लिखो, केवल एक ही बात लिखो। फ्रॉम द अबव ग्राफ इट वॉज क्लियर दैट, फ्रॉम द अबव ग्राफ it was clear that all, वैष्णवी एक बार और एक्सप्लेन कर दूं, एक बार और मैं ग्राफ को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। n बराबर पीवी बाई आर टी है, बोलो यस। प्रेशर बढ़ाओगे, पीवी बराबर आर टी, यानी n को प्लॉट कर रहे होगे। तो हमने कहा भाई अगर आइडियल गैस होती और 1 मोल की गैस होती तो ग्राफ कैसा बनता, स्ट्रेट लाइन, फंडा क्लियर था। हमने कहा भाई प्रेशर बढ़ा के देख लो रियल गैस का। तो जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। ग्राफ ऐसा बना, हमने ठीक है एकदम सही चल रहा है। जब आपने एक टेम्परेचर के बाद दूसरा टेम्परेचर, तीसरा टेम्परेचर पर ग्राफ बनाना चालू किया तो ग्राफ नीचे की तरफ डिप होता गया। हमने कहा बताओ इनमें से सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस ग्राफ पर है, T1 पर, क्योंकि इन सब में प्रेशर बढ़ रहा है, इन सब में प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन इन सब में जो टेम्परेचर ज्यादा वाला ग्राफ होगा वो रियल ग्राफ के क्या होगा, पास। अगर T0 ग्राफ लिया जाता, अगर T0 बहुत ज्यादा होता तो ग्राफ कैसा बनता, ऐसा बनता है, समवेयर ऐसा नहीं, समवेयर ऐसा। ये ग्राफ गड़बड़ आ रहा है यार, गड़बड़ हो रहा है। होता क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे ना, लेकिन साथ साथ इस ग्राफ में और कौन बढ़ता है, प्रेशर। तो दोनों कंडीशन क्या होती है, कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन है। या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो या प्रेशर बहुत कम हो। तो इस ग्राफ में अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ा दोगे, बहुत ज्यादा, तो ये ग्राफ इनिशियली ही पास आएगा, फिर डेविएट होना चालू हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा, इन सबसे केवल एक चीज समझ में आती है, क्या, from the above graph it is clear that all real gases behave like ideal gases. From the above graph it is clear that all real gases behave like ideal gases. All real gases behave like ideal gases at very high temperature, at very high temperature, ब्रैकेट में सुपर हीटेड, एट वेरी हाई टेम्परेचर, ब्रैकेट में सुपर हीटेड, और एट वेरी लो टेम्परेचर, सॉरी वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, ब्रैकेट में रेयरफाइड। व्हाट इज रेयरफाइड, जहां प्रेशर कम होता है। तो या तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर रखो या तो बहुत लो प्रेशर रखो, और है यहां पर क्या, ये और दोनों साथ में मेंटेन कर पाना मुश्किल है, इसलिए दोनों में से एक ही पैरामीटर हम पढ़ते हैं। भैया किताबें बंद हो चुकी हैं, चूल्हे में जाओ सर, आपसे कोई मतलब नहीं है, ये हालत, ठीक है, कर लो। हाँ मुझे पता है यार, टाइम में नहीं साले।